बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे और यह है जी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की बुक नेशनल बुक फाउंडेशन। और स्टार्ट करने से पहले एक दो बातें कि आप लोगों के जो कमेंट्स थे और लाइक्स वगैरह ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इस बुक का जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट कर दूंगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं जी। और स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो भी क्वेश्चन होगा हम सबसे पहले उसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन 1 है, अब ये ऑर्डर क्या होता है, ये कैसे फाइंड करते हैं, मैट्रिसेस किस चीज को कहते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के बाद फिर हम इस क्वेश्चन को जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरह जब क्वेश्चन 2 आएगा तो उससे उसका जो बेसिक कंसेप्ट होगा पहले वो क्लियर करेंगे और फिर क्वेश्चन 2 स्टार्ट करेंगे और इसी तरह बाकी क्वेश्चंस भी। तो अभी हम जो है जी क्वेश्चन नंबर 1 का जो बेसिक कंसेप्ट है वो स्टार्ट करते हैं। और इस बेसिक कंसेप्ट में दो चीजें हम जस्ट पढ़ेंगे कि ये मैट्रिक्स या मैट्रिसेस क्या होते हैं, क्योंकि दोनों वर्ड यूज हुए हैं और मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों क्या चीज है। और दूसरा हमारा पॉइंट होगा जी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ये दो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, फिर हम क्वेश्चन 1 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जी हम बात करते हैं कि ये मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है। बेसिकली ये जो मैट्रिक्स है ये एक सिंगुलर एक चीज की जब बात होती है तो वर्ड मैट्रिक्स यूज करते हैं और ये सिंगुलर है। और जब दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स की बात होती है तो फिर हम वर्ड मैट्रिसेस यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंगुलर है और ये वाला जो है ये प्लूरल है। अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल जी मैं आपके सामने यहाँ पर कुछ नंबर लिख देता हूँ 1 2 3, उसके बाद जी 4 5 6, आप कोई भी नंबर लिख लें। ठीक है, ये नंबर लिखे, नंबर लिखने के बाद इनको मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट, इसको कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है वो क्लोज कर देता हूं। तो ये जो चीज आपके सामने बन चुकी है इसको कहते हैं जी मैट्रिक्स। देखें हर चीज का एक नाम है। ठीक है, आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीजें पड़ी हुई हैं हर चीज का एक नाम है। तो बिल्कुल इसी तरह यहां पर मैथ्स में इस चीज को मैट्रिक्स बोला जाता है। जब इस तरह के बहुत सारे होंगे तो फिर हम वर्ड मैट्रिक्स नहीं बल्कि मैट्रिसेस यूज करेंगे। ठीक है जी, अब अगर हम इसको भी समझ लें तो इसके अंदर ये जो नंबर्स मैंने लिखे हैं 1 2 3 4 5 वगैरह कोई भी नंबर हो सकते हैं। लाइक ऐसे नहीं है कि जो आप ऐसे ही लिखें, एक नंबर जो है वो रिपीट भी हो सकता है। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 लिख सकते हैं। तो इन सिंपल वर्ड ये जो नंबर लिखे हुए हैं इन नंबर्स के नाम है जी, दो नाम है। ठीक है, इनको या तो हम एलिमेंट्स कहते हैं और इसके अलावा या फिर हम इनको इंट्रीज का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है जी, तो ये दो वर्ड आप याद रखें कि इनको या तो एलिमेंट्स बोला जाता है या फिर इंट्रीज बोला जाता है। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को कहा जाता है स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये चीज तो आपको क्लियर होगी कि ये एलिमेंट्स हैं या एंट्रीज हैं और ये स्क्वायर ब्रैकेट है। अब इसके साथ साथ ये जो मैट्रिक्स बनाया है हमने कोई तो इसका नाम रखना है जी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और मैट्रिक्स बना देता हूँ 1 2 3 4। ठीक है, अब जब मैं कहता हूं मैट्रिक्स, अब आपको क्या पता चल रहा है कि इसकी बात हो रही है या इसकी बात हो रही है। तो फर्दर फिर मजीद जो है इनका एक नाम रखा जाता है। लेट्स सपोज मैं इसको ए कह देता हूं, इसको जो है मैं बी कह देता हूं। अब मैं कहता हूं मैट्रिक्स ए, अब आपको पता चल गया है कि इस मैट्रिक्स की बात हो रही है। मैं कहता हूं जी मैट्रिक्स बी, इस मैट्रिक्स की बात हो रही है। सो एक और चीज के जो मैट्रिसेस हैं, अब जब ज्यादा की बात होगी तो फिर हम वर्ड मैट्रिसेस यूज करेंगे। तो मैट्रिसेस आर यूजुअली डिनोटेड विद कैपिटल लेटर्स। ये देखिए मैंने जो नाम दिया है इसको, ये कैपिटल लेटर जो है ना वो यूज किया। आप कोई भी ए से लेकर जी तक कोई भी लेटर यूज कर लें, ए बी सी वगैरह, लेकिन कैपिटल आपने यूज करना है। ठीक है, एक बात ये भी याद रखनी है। अब इसके अलावा मैट्रिक्स के अंदर मजीद देखा जाए तो जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ठीक है, और इसी तरह ये वर्टिकल लाइंस हैं। ठीक है, ये इसकी कहलाती हैं रोज और कॉलम। अब अगर हम सबसे पहले बात करें कि ये रोज क्या होती हैं, तो रोज मैट्रिक्स के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ठीक है, इस तरह की जो होती हैं, और कॉलम्स क्या होते हैं जी वर्टिकल लाइंस जो इस तरह की होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने ये एक मैट्रिक्स बना देता हूं। कोई भी आप एंट्रीज या एलिमेंट लिख सकते हैं 1 2 3 4 हम लिख लेते हैं जी। अब ये एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर अब कितनी रोज हैं जी, 1 और ये 2। ठीक है, अब यूं लाइन लगा के भी चेक कर सकते हैं। तो ये जो है ये इसकी रोज हैं। अब इसके अंदर कॉलम कितने हैं जी, ये 1 और ये 2, इसके अंदर 2 कॉलम हो गए। तो ये इसकी रोज और कॉलम का कंसेप्ट है। ठीक है जी, इसके अलावा एक और कंसेप्ट भी आप माइंड में रखें जो कि हमारे पास जैसा है कि ये एक एलिमेंट्स है मुख्तलिफ। ठीक है,
अगर हम इसको इन जनरल किसी एलिमेंट, लेट्स सपोज ये एक एलिमेंट है, इसको मैं एक इन जनरल जो है अगर डिनोट करना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? इसके लिए आपने स्मॉल, क्योंकि एलिमेंट है, एलिमेंट के लिए आपने स्मॉल लेटर यूज करना है। और अब ये जो है ना, ये अब देखें इसके साथ हम लिखेंगे आई और जे। अब मैं आपको आई और जे का मतलब समझा देता हूँ। लेकिन जी फॉर एग्जांपल अगर हम इसी 2 की बात करें तो अब ये आ जाएगा जी 2। चले मैं आई जे की जगह ना, यहां पर आई की जगह मैं लिख देता हूं जी 1 एंड 2। अब इसका मतलब देखें जरा। अब इसका मतलब ये है कि आई जो है बेसिकली रिप्रेजेंट करता है रोज को, ठीक है। आई की चीज के लिए है जी रो के लिए, और जे की चीज को रिप्रेजेंट करता है कॉलम के लिए। अब 1 2 लिखा हुआ है, 1 2 का मतलब है कि ये जो एलिमेंट है, सपोज आप एक जगह जो है वो 2 कर लें, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है। अगर आप चेक करें तो ये 2 जो है, ये वाला 2 ये देखें फर्स्ट रो में है, और अगर हम कॉलम के लिहाज से देखें ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है। तो ये 1 2 का मतलब ये होगा। तो इन जनरल हम जो है ना वो आई जे लिख देते हैं। आई का मतलब होगा जी रोज, और जे जो है वो कॉलम बता देता है। तो ये चीज भी आपने माइंड में रखनी है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जी जो कि मैट्रिक्स या मैट्रिसेस के बारे में जब ज्यादा की बात होगी तो मैट्रिसेस वर्ड यूज होगा, जब किसी एक की बात कर रहे होंगे तो आप उसको मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि आपने याद रखनी है जी मैट्रिक्स के हवाले से। अभी हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है ऑर्डर के हवाले से। अब नेक्स्ट जो दूसरा पॉइंट है वो है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये ऑर्डर होता क्या है, ये कैसे फाइंड होता है, ये हम क्यों फाइंड करते हैं, ये तमाम चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले जी हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स आर देयर इन अ मैट्रिक्स इज नोन एज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि किसी मैट्रिक्स के अंदर, फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है जी 1 2 3 4 कर लेते हैं। ये एक मैट्रिक्स है, इसको हम ए का नाम दे देते हैं। इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज हैं, हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। ये चीज है ना बेसिकली इसको बोला जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इसका फार्मूला ये है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल होता है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। अच्छा, इसमें यह बात भी याद रखनी है कि आपने सबसे पहले रोज को लिखना है और फिर कॉलम को लिखना है, ठीक है। ये मैंने नीचे लिखा भी हुआ है कि राइट नंबर ऑफ रोज फर्स्ट एंड देन नंबर ऑफ कॉलम्स। पहले आपने रोज को लिखना है और फिर आपने कॉलम को लिखना है, ठीक है जी। तो ये इस चीज का भी ख्याल रखना है। अक्सर स्टूडेंट कॉलम को पहले लिख देते हैं, रोज को बाद में लिख देते हैं, तो ये भी गलत हो जाता है। अच्छा, ये याद रखने के लिए एक आसान सी ट्रिक मैं बताता हूँ। लेट्स सपोज कि आपके पास जो कॉपी या रजिस्टर वगैरह है उसके ऊपर आपको इस तरह की लाइनें नजर आ रही होंगी, ठीक है। तो आप मुझे बताएं उस पेज के ऊपर जो कॉपी होती है उसके ऊपर ज्यादा जो है ना वो रोज होती हैं या कॉलम ज्यादा होते हैं? तो रोज आपको ज्यादा मिलेंगी। तो आप यूं समझ लें कि जो चीज ज्यादा है उसको हम पहले लिख लेंगे, जो कम है एक ही कॉलम होता है या 2 कॉलम होते हैं तो उनको हम जो है ना वो बाद में लिख लेते हैं। जो चीज ज्यादा है वो पहले, जो कम है वो बाद में। ये जस्ट एक ट्रिक है जो आपने इस तरीके से इसको याद रखना है, ठीक है जी। आप एग्जांपल से समझ लेते हैं कि ये ऑर्डर क्या होता है और कैसे देखना है। सपोज ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास, इसको भी हमने ए का नाम दे दिया है। इसका अगर हम ऑर्डर देखना चाहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है जी। ऑर्डर से मुराद यानी कि रोज इसके अंदर कितनी है, देखें ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब इसके अंदर रोज है वो 1 और ये 2, ये 2 रोज हैं, और कॉलम कितने जी 1 2 और 3 कॉलम है। तो इसको बस ऐसे ही लिखना, मल्टीप्लाई नहीं करना आपने, ठीक है। सिंपल आपने ऐसे ही लिख देना है 2 इंटू 3। इसको लिखने के मुख्तलिफ तरीके हैं। इसको यूं भी लिखा जाता है कि 2/3, ठीक है। इसको आप यूं भी लिख देते हैं 2/3, बाय का वर्ड यूज कर सकते हैं, ये साइन यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको लिखने का एक और तरीका भी है। अब ए का अगर हम ऑर्डर देख रहे हैं ना तो ये ए लिखा। अब ए का जो है वो इसके अंदर कितनी रोज हैं जी 2 रोज, एंड कॉलम इसके अंदर कितने हैं जी 3। तो 2 इंटू 3 आप ए के साथ छोटा सा ऐसे लिख दें, ये भी ठीक है। ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसके साथ अगर आप लिख देते हैं 2 इंटू 3 तो ये भी ठीक है, ठीक है। तो बाय का वर्ड ये हम यूज करते हैं 2/, मल्टीप्लाई नहीं कहना, वैसे आप 2/3 बोलेंगे। जैसे ये मैंने वर्ड भी लिख दिया 2/3। तो ये इसके मुख्तलिफ अंदाज हैं जी, लिखा जाता है इस तरीके से। तो ये सबसे सिंपल है, आप लिख सकते हैं इस तरीके से। अच्छा, अब एक और चीज, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे जब आप ऑर्डर निकाल रहे हैं तो आपने मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐसे लिखना है। अच्छा, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है। वो इन्फॉर्मेशन क्या होगी, देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड 3, ये जो 2 और 3 है अगर इनका प्रोडक्ट लिया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए यानी कि, तो आंसर 6 आएगा। 6 अब हमें क्या बता रहा है, सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए इज 6। यानी कि अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। तो ये आइडिया हो सकता है,
ठीक है जी। अब मजीद देखते हैं कि ये जो ऑर्डर हम निकाल रहे हैं ये हम क्यों निकालते हैं। वैसे बड़ा सिंपल है, ये आपने बस रोज और कॉलम बताना है जी, ये सिंपल ऑर्डर है। अब ये ऑर्डर हम क्यों निकालते हैं, ठीक है, बहुत सारी रीजंस हैं, कुछ मैंने लिख दिए। देखें जी, पहला पॉइंट ये लिखा है कि हेल्प इन गेटिंग नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ऑर्डर की मदद से हमें रोज और कॉलम का पता चल जाता है। इसी ऑर्डर की वजह से हमें जो है वो पता चलता है कि मैट्रिक्स किस टाइप का है। ये आगे जाके आपको आइडिया हो जाएगा इस चीज का, स्पेशली कि इस ऑर्डर की वजह से हमें ये भी पता चल जाता है कि मैट्रिक्स की ये कौन सी टाइप है, क्योंकि बहुत सारी टाइप्स अभी हम पढ़ने वाले हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रोज मैट्रिक्स, ठीक है जी। तो ये जो ऑर्डर है ना, इसी से हमें आइडिया होता है कि ये मैट्रिक्स की कौन सी टाइप है। ये आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यूज होगा पॉइंट। इसके अलावा जी, हेल्प टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये जो ऑर्डर है ये हमें किसी भी मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, जैसे ये मैंने आपको बताया, ठीक है, तो ये हमारे इस तरीके से भी हेल्प करता है। बाकी और भी है कि दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, नहीं हो सकते, वहां पे भी हमारी हेल्प करते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट्स है, ठीक है। तो ऐसे से जब ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा तो आपको बहुत सारी चीजें जो है वो समझ आ जाएंगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1। सो जी, अभी हम क्वेश्चन 1 स्टार्ट करने वाले हैं और हमने बड़ी डिटेल से कंसेप्ट देख लिया है कि ऑर्डर क्या होता है, ये मैट्रिसेस क्या होते हैं। एक दफा फिर मैंने लिख दिया है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो होता है नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, यानी कि रोज उसके अंदर कितनी है और कॉलम कितने, बस इतने से जो है ना वो वर्क है। फॉर एग्जाम्पल जी, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर आप देखें कितनी रोज हैं, 1 और 2, ठीक है, तो ये आप सिंपली लिख देंगे जी 2। आप कॉलम इसके अंदर कितने हैं, 1, 2 और 3, तो ये 2/3। इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ये इसका आंसर है, ठीक है। अच्छा, इसको लिखने का एक और तरीका भी है, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं 2/3, ठीक है जी, जो आपको इजी लगे। अब नेक्स्ट बी मैट्रिक्स है, इसके अंदर देखें कितनी रोज है, पहले रोज लिखनी है, ये याद रखने, कॉलम नहीं लिखने पहले, ठीक है। पहले रोज 1, 2, 3, इसके अंदर 3 रोज हैं जी, एंड कॉलम कितने हैं, 1, 2, तो ये 3/2 इसका आंसर आ जाएगा। आगे जी नेक्स्ट सी है, इसके अंदर देखें रोज कितनी है, 1, 2 और 3, इसके अंदर 3 रोज हैं और कॉलम 1, ठीक है। आप ऐसे बाल पॉइंट से यूं चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जी इसमें रोज देखें तो 1 रो है और कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3 और 4, इसके अंदर 4 जो है वो कॉलम है। नेक्स्ट इसका अगर हम देखें तो इसके अंदर 1 रो है और एक ही जो है वो कॉलम है, तो 1/1 इसका ऑर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है जी लास्ट वाला, इसके अंदर रोज देखें तो 1 और 2 रोज हैं और कॉलम देखें तो 1, 2/2, तो ये इसका ऑर्डर है। तो ये सिंपल सा जी ऑर्डर फाइंड करने का तरीका आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। आगे जी क्वेश्चन नंबर 2 है, और इसको भी स्टार्ट करने से पहले हम इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। पहले ये चीजें सीख लेते हैं जी, और फिर हम क्वेश्चन 2 को स्टार्ट करते हैं। अगर ये 4 चीजें आप समझ लेते हैं तो आपका क्वेश्चन 2 जो है वो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। बड़ी आसान सी डेफिनेशन लिखी है जी कि स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल हों, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल आपके सामने ये एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर कितनी रोज हैं जी, 1 और 2, इसके अंदर 2 रोज हैं और कॉलम कितने हैं, 1 और 2, ठीक है। तो जिसके अंदर रोज और कॉलम दोनों सेम हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कहा था कि जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर से हमें यह भी पता चल जाता है कि ये मैट्रिक्स की कौन सी टाइप है। तो आप देख लें, यही बेसिकली ऑर्डर ही है, ऑर्डर से हमें आइडिया हो रहा है कि ये मैट्रिक्स की कौन सी टाइप है, ठीक है जी। अब आपको यह भी पता है कि स्क्वायर बेसिकली अगर आप शेप की बात करें तो ऐसी शेप होती है जिसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो आप इस तरह माइंड में रख लें कि यहां पर हम क्या कंसेप्ट यूज कर लेंगे कि सारी से मुराद रोज और कॉलम आपस में इक्वल होंगे, ठीक है जी। उसके बाद नंबर 2 पे हमारा कंसेप्ट है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले अगर आप रेक्टेंगुलर की बात करें तो रेक्टेंगुलर क्या होता है, जिसकी यानी कि अगर मैं शेप बना दूं, शेप में अगर आप देखें तो इसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल नहीं होती, यानी कि ये जो साइड्स है लेंथ और जो विड्थ है ये आपस में इक्वल नहीं होती, ठीक है। ऐसी शेप को हम कहते हैं रेक्टेंगल। अब यहां पर हमने क्या देखना है कि जिसमें रोज और कॉलम आपस में इक्वल ना हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर देखें तो 2 रोज हैं, ठीक है जी, और कॉलम कितने हैं, 1, 2 और 3,
ठीक है, देखें ये सेम नहीं है दोनों, जब सेम नहीं है तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, ये याद रखना। रोज और कॉलम सेम ना हो तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसके बाद जी नेक्स्ट पॉइंट है कि रो मैट्रिक्स क्या होता है। वेरी सिंपल, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो, आप बाकी किसी चीज को ना देखें, आप सिर्फ ये देखें कि अगर उसके अंदर एक ही रो है तो वो रो मैट्रिक्स होगा। बाकी आपने कॉलम वगैरह को नहीं देखना, सिर्फ रो को देखना। रो मैट्रिक्स है तो रो को आप देख लें। रो कितनी होंगी जी 1, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स देखें, इसके अंदर रोज कितनी है 1, कॉलम जितने मर्जी, हमें कॉलम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, हमने जस्ट रोज को देखना है। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही कॉलम होगा उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल अगर इसको आप देखें तो इसमें जो एक ही कॉलम है, रोज जितनी मर्जी हो इसके अंदर, ठीक है, हमने कॉलम देखना है, कॉलम के मैट्रिक्स के अंदर हमने कॉलम की बात करनी है। इसके अलावा वैसे ये भी आप देख लें, है तो इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि नल या फिर जीरो मैट्रिक्स इसको कहते हैं। नाम से ही पता चल गया जी, जीरो मैट्रिक्स, नल भी यूज होता है जीरो के लिए, जिसकी तमाम एंट्रीज क्या होंगी, जीरो होंगी। फॉर एग्जांपल ये देखें, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं जीरो और नल मैट्रिक्स। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो जी अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और हमने कंसेप्ट में सीख लिया है कि ये जो मैट्रिक्स हैं ये क्या होते हैं। अगर आपको ये समझ आ गया है तो इंशाल्लाह आपको ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेगा। आइडेंटिफाई दी फॉलोइंग मैट्रिसेस, क्योंकि ज्यादा है तो इसलिए वर्ड मैट्रिसेस यूज हुआ है। एज स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। हमने बताना है कि जी ये इनमें से कौन सा मैट्रिक्स है, ठीक है। आप एक दफा फिर देख लें, जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट क्वेश्चन 2 स्टार्ट जिन्होंने किया है, कंसेप्ट नहीं देखा। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज और कॉलम आपस में इक्वल होती हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम इक्वल नहीं होती। रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो होती है, ठीक है, और कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है, ठीक है जी। इस कंसेप्ट को आपने माइंड में रखना है। अब जब आप देख रहे हैं कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो आप चार है ना, इन चारों को 1 बाय 1 देखें क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है। सबसे पहला काम आप ये करें कि इसका ऑर्डर निकालना है। इसका ऑर्डर देखें, क्या इसकी रोज कितनी है 2, ठीक है, और इसके अंदर कॉलम कितने जी 1 2 3। हम बेसिकली इसी से आइडिया लगाते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं। अब देखें, स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज और कॉलम इक्वल हो। तो क्या इसमें रोज और कॉलम इक्वल है? नो, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो सकता, ठीक है जी, क्योंकि इसमें रोज और कॉलम इक्वल नहीं है। अब इसके बाद देखें, क्या ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है? तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ये होता है कि रोज और कॉलम सेम नहीं होते, तो यहां पर सेम नहीं है क्योंकि रोज 2 है और कॉलम 3 है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है जी। तो यहां पर हम लिख लेते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, एक मैट्रिक्स के 2 या 2 से ज्यादा नाम भी हो सकते हैं, ठीक है। अब रो मैट्रिक्स, ये रो मैट्रिक्स नहीं हो सकता क्योंकि रो मैट्रिक्स के लिए लाजमी है एक रो होनी चाहिए, और ये कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता है क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स के लिए एक कॉलम जस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट जी बी, इसमें देखें, सबसे पहले आप इसका ऑर्डर निकालें। इसके अंदर रोज कितनी है जी 2, और कॉलम कितने हैं 1 और 2, ठीक है। अब सबसे पहले देखना है कि जी क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए रोज और कॉलम सेम होने चाहिए, तो बिल्कुल सेम है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि क्या ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। तो इसके लिए लाजमी है कि रोज और कॉलम सेम ना हो, तो यहां पर तो सेम है, सो ये नहीं हो सकता। रो मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता और कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें रो भी एक नहीं है, कॉलम भी एक नहीं है, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास सी है, और इसका अगर हम सबसे पहले ऑर्डर लिखें तो इसके अंदर रोज जो है वो 3 है और कॉलम जो है वो 1 है। अगर हम देखें क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, यहां से स्टार्ट करें फिर 1 बाय 1 सब देखें। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए लाजमी है कि रोज और कॉलम सेम हो, जबकि सेम नहीं है, सो ये नहीं हो सकता। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए ये है कि रोज और कॉलम डिफरेंट हो, तो डिफरेंट है जी, सो ये जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है। इसके अलावा जी नेक्स्ट रो मैट्रिक्स तो नहीं है क्योंकि रो एक तो नहीं है इसमें। कॉलम मैट्रिक्स जो है ये हो सकता है क्योंकि इसके अंदर एक ही कॉलम है, तो इसके 2 नाम है, ठीक है। हो सकता है आपकी बुक में कोई एक लिखा हो, लेकिन आपने जो है ना इसके दोनों नाम लिख देने हैं, तो ये आपके पास जो है वो कॉलम मैट्रिक्स बी है, ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट देखें तो डी जो है, सबसे पहले इसका ऑर्डर, तो इसके अंदर 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए दोनों का सेम होना जरूरी है, तो देखें दोनों सेम है, तो ये जो है वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है जी। तो ये हमने लिख दिया स्क्वायर मैट्रिक्स। बाकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं हो सकता क्योंकि ये उसके लिए डिफरेंट होना है, तो ये डिफरेंट तो नहीं है।
रो भी नहीं है और कॉलम भी नहीं है। नेक्स्ट जी ई के अगर आप देखें तो इसके रो जो है वो 1 है, कॉलम जो है वो इसके अंदर 1 2 और 3, कॉलम 3 है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है? नहीं, क्योंकि उसके लिए लाजमी है दोनों सेम हो, ये तो डिफरेंट है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है क्योंकि रोज और कॉलम सेम नहीं है। सो यहां पर हम लिख लेते हैं कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है। ठीक हो गया जी। इसके अलावा क्या ये रो मैट्रिक्स भी हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर एक ही रो है। ठीक है, हमने रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखी है, जिसमें एक रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स कह सकते हैं। इसके भी 2 नाम हो गए यानी कि, तो ये रो मैट्रिक्स भी है जी। इसके अलावा नेक्स्ट मजीद कॉलम मैट्रिक्स तो नहीं हो सकता। अगर इसको हम देखें, इसमें एक ही रो है और एक ही इसमें कॉलम है, तो सबसे पहले क्या स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए दोनों सेम हो तो दोनों सेम है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है जी। ठीक हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट दूसरा जो रेक्टेंगुलर के लिए है दोनों डिफरेंट हो तो वो ये नहीं हो सकता। तीसरा रो के लिए ये लाजमी था कि एक ही रो होनी चाहिए, रो एक ही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रो मैट्रिक्स भी हो सकता है। तो यहां पर हमने लिख लिया जी कि ये रो मैट्रिक्स भी है। अब कॉलम मैट्रिक्स के लिए है कि इसके अंदर एक ही कॉलम हो, तो कॉलम भी एक ही है। सो ये जो है ये मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकता है। तो ये इस तरह आपने देखा इस एक मैट्रिक्स के बहुत सारे नाम हो सकते हैं, तो इस चीज को भी आपने माइंड में रखना है, इस चीज से आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो यहां पर जी आपका ये क्वेश्चन 2 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आगे जी क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई द डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, सबसे पहले हम क्वेश्चन 3 को भी स्टार्ट करने से पहले हम ये सीख लेते हैं कि ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसी तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी, तो ये पहले हम बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, ये हमारे पास ये चीजें हम सीख लेते हैं और फिर हम क्वेश्चन 3 को स्टार्ट करते हैं। अगर ये 5 चीजें अगर आप समझ लेते हैं तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं जी कि ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स से भी पहले हम ये देखते हैं कि डायगोनल क्या चीज है, व्हाट इज डायगोनल। तो ये आपके सामने जी मैंने एक मैट्रिक्स बना दिया। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है A11 A112, इससे कोई परेशान नहीं होना, ये सिंपल आप समझ लें, ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, जस्ट एक इन जनरल फॉर्म जो है यहां पर लिखी हुई है। ठीक है जी। अच्छा, इसमें अगर जैसे ये देखें मैंने ये जो लाइन लगाई हुई है, एक सर्कल सा बनाया हुआ है, ये जो चीज है, ये जो साइड है, इसको कहते हैं जी मेन डायगोनल। ठीक है, या इसका दूसरा नाम है प्रिंसिपल डायगोनल। इस तरीके से जो यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पर एंड हो रहा है, इसको बोला जाता है मेन डायगोनल। असल हमारा ये डायगोनल होगा। और ये वाला जो है, ये जो क्रॉस में है, इसको कहते हैं सेकेंडरी डायगोनल, मतलब इसके बाद जो आएगा। मेन तो यही है, ठीक, इसके बाद जो है ना वो हम इसको फिर कह सकते हैं कि ये भी डायगोनल है। ठीक है जी, तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि ये जो क्रॉस में लाइनें लगी हुई हैं ये डायगोनल्स हैं, और इसमें मेन डायगोनल और ये सेकेंडरी डायगोनल। अब आते हैं जी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल की तो समझ आ गया, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स बेसिकली, अच्छा ये भी पता चल गया कि डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, इन विच, इसमें 2 बातें आपने याद रखनी है, अगर 2 बातें पूरी हो जाती हैं तो उस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। नंबर 1 कि उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट, मतलब छोड़ के, द मेन डायगोनल वाले एलिमेंट्स को छोड़ के, ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट द मेन डायगोनल्स आर 0, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट्स 0 हों सिवाय किसके, मेन डायगोनल वाले के, यानी कि इनके अलावा बाकी दाएं बाएं वाले जो एलिमेंट्स हैं वो अगर 0 हों तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। दूसरी बात कि ये जो मेन डायगोनल जो रह जाता है, ये जो मेन डायगोनल है ये कम से कम हैज एटलीस्ट 1 नॉन जीरो एलिमेंट। अगर यहां पर 3 है ना, 3 में से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि नॉन जीरो हो, ये नहीं कि ये भी तीनों 0 हो, तो वो तो मैट्रिक्स फिर सारे अगर 0 हो जाते तो वो तो नल मैट्रिक्स बन जाएगा। डायगोनल में कम से कम एक बंदा जो है वो हाजिर होना चाहिए। ठीक है, तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता देता हूं जी कि ये एक एग्जांपल है। अब इसमें देखें तो ये जो डायगोनल है, मेन डायगोनल, इसमें देखें तीनों एंट्रीज जो है ना वो हैं नॉन जीरो हैं, लेकिन बाकी सारी एंट्रीज 0 हैं। तो ऐसे डायगोनल को, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल है। अच्छा, इसमें देखें तो 3 थे ना, तीनों में से देखें एक 0 हो गए तो कोई मसला नहीं, कम से कम एक जो है ना, एटलीस्ट 1, ठीक है, एटलीस्ट 1 का मतलब कम से कम एक बंदा जो है वो इन तीनों में से होना चाहिए, बाकी बेशक 0 हो जाए। अब इसको अगर आप देखें तो ये बड़ी अच्छी डेफिनेशन को क्लियर कर रहा है
कि तीनों में से कम एक जो है ना वो नॉन जीरो है। ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल में कम से कम एक बंदा नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी सारे जो है वो जीरो हैं। ठीक हो गया जी। एक और एग्जांपल देख लें, इसमें भी देखें तो ये डायगोनल में एक कम से कम ऐसा है जो कि नॉन जीरो है, बाकी सारे जीरो हैं। ऐसे मैट्रिक्स को बोला जाता है जी डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखते हैं जी कि ये स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। एक और चीज आपको बता दूं कि ये आगे जो जितने भी मैट्रिक्स हैं, स्केलर हो गया, आइडेंटिटी हो गया, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इनको आगे सारा जो डेफिनेशन है वो डायगोनल से ही समझ आएगी। अगर आपको डायगोनल क्लियर हो गया तो ये जो समझ लें कि ये इसी से मिलते जुलते हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है इनमें। देखें जी, आप जो स्केलर मैट्रिक्स है ना, इसमें क्या होगा कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। डायगोनल में सारे एलिमेंट सेम होंगे बट नॉट जीरो, जीरो नहीं होंगे, सेम होंगे लेकिन जीरो एक भी नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर अगर आप देखें तो मेन डायगोनल में जो एंट्रीज हैं वो सारी की सारी एक जैसी हैं, सेम, और जीरो कोई भी नहीं है इसमें से। ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर से आप ये माइंड में वर्ड फिक्स कर लें, सेम, डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो सेम होंगे। जैसे ये देखें, ये तीनों के तीनों 2 हैं, देखें 1/3। ये लिखने का मकसद ये है कि कुछ भी हो, लाजमी नहीं है कि ये 2 होगा या k होगा, कुछ भी हो सकता है, बस सेम होना चाहिए। अगर तो वो सेम है डायगोनल में, बाकी सारे जीरो हैं, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल में बाकी सारे जीरो होंगे, इसके डायगोनल में जो है ना वो नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे। इसके अलावा जी आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स बड़ा आसान है कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। जैसे यहां पर एक जैसे का वर्ड था ना, तो यहां पर 1 होना चाहिए। ठीक है, अगर इन्हीं की जगह ये देखें सारा 1 हो जाता है, बाकी सारे जीरो हैं लेकिन ये 1 है। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स। यहां पर देखें डायगोनल में 1 है, बाकी सारे जीरो हैं। इसमें तो है ही, मतलब एक ही डायगोनल है, बाकी एलिमेंट्स तो है ही नहीं। इस मैट्रिक्स को भी हम आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स कह सकते हैं। इसके अलावा जी नेक्स्ट, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऑल द एलिमेंट्स लाइंग बिलो द मेन डायगोनल आर जीरो। अब इसका मतलब क्या है जी, देखें ये जो मेन डायगोनल होता है, ये मेन डायगोनल है, वो कहते हैं जी मेन डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या होंगे, जीरो। आप देखें ये मेन डायगोनल है, इसके नीचे, ऊपर भी हो सकता है नीचे, लेकिन अभी हम बात करें नीचे की, नीचे सारे एलिमेंट जीरो हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वजह क्या है, जब ये सारे जीरो होंगे तो ये मिलके समझ लें एक ट्रायंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो ये देखें ये ट्रायंगल सी बन रही है, तो इस वजह से समझ लें हम कह देते हैं कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, क्योंकि नीचे वाले जीरो होंगे तो फिर ऊपर जो है ना वो ट्रायंगल बनेगी ना, तो इसलिए इसको अपर ट्रायंगल बोला जाता है। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट जीरो हैं, और ऊपर देखें जो एक हमारे पास फिर ये ट्रायंगल सी बन जाती है। ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सेम केस यहाँ पर भी है, ये मेन डायगोनल है और इसके नीचे जो है एलिमेंट्स जीरो हैं, ऊपर जो है ना वो देखें फिर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आगे जी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऑल द एलिमेंट्स लाइंग अबव द मेन डायगोनल आर जीरो। ठीक है, मेन डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल के अगर ऊपर देखें तो सारे एलिमेंट जीरो हैं, फिर इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि लोअर साइड पे अगर आप देखें तो एक ट्रायंगल सी बन जाती है। सेम केस यहाँ पर है कि ये डायगोनल है, इसके ऊपर देखें तो सारे एलिमेंट जीरो हैं और नीचे फिर जो है ना ये एक ट्रायंगल सी बन रही है, तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया। सेम केस यहाँ पर भी डायगोनल है, ऊपर देखा जाए तो एक ही एलिमेंट है वो जीरो है, और ये एक ट्रायंगल सी बन रही है, तो ये हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, इसको हम सिंपल ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। अच्छा, लेट्स सपोज मेन डायगोनल के ऊपर भी और नीचे दोनों अगर जीरो जीरो हो जाए तो उसको भी हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं, यानी कि वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होगा और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होगा, दोनों यानी कि ऑप्शन उसमें आ जाएंगे। ठीक है जी, अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तो इंशाल्लाह आपको मजीद चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। अभी हम क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं जी। हमने बेसिक कंसेप्ट सीख लिया है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर क्या होता है, इसी तरह आइडेंटिटी, लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। ठीक है जी, अगर तो आपको समझ आ गई है तो फिर आपके लिए क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा।
तो वन बाय वन देखें जी। सबसे पहले देखें क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है। तो हमने डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ये पढ़ा है कि ये एंट्रीज होती हैं, ये जो है नॉन जीरो होनी चाहिए, कोई एक कम से कम, और बाकी सारे जीरो हों। लेकिन इसमें देखा जाए तो ये जीरो तो नहीं है, ये तो चले हैं लेकिन ये जीरो नहीं है, सो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकता। नेक्स्ट पे चले जाएं, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के लिए ये होता है कि डायगोनल में सेम एंट्रीज हों, बाकी सारी जीरो हों, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम ये है कि सेम भी नहीं है, सो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इसके बाद जी नेक्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हमने देखना है कि डायगोनल में सारी जो है ना एंट्रीज जो है वो 1 1 होनी चाहिए, जबकि यहां पर देखें 3 है, 1 है, 0 है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, हमने देखा जी कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है कि मेन डायगोनल के ऊपर जो है एलिमेंट 0 हों और नीचे एक ट्रायंगल सी शेप बन जाती है। इसको ये यहां पर कंडीशन पूरी हो रही है कि देखें मेन डायगोनल के ऊपर जो है ना वो एंट्री 0 है। ठीक है, ये हमने डेफिनेशन में देखा था। अगर ये आप देखें तो मेन जो है ना डायगोनल के ऊपर एलिमेंट्स 0 हों, बाकी जो है ना वो नीचे एलिमेंट्स हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं कि ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये जो है ना फर्स्ट ऑफ ऑल हम कह सकते हैं जी कि ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इसके बाद अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर के लिए ये था कि मेन डायगोनल के नीचे एलिमेंट 0 हो, तो जबकि यहां पर तो नहीं है, सो ये एक ही हो गया, क्लियर हो गया कि ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इसके बाद जी नेक्स्ट अगर हम देखें बी को, वन बाय वन आपने ना सबको देखना है, तो इस तरह आपके लिए ये ज्यादा बेहतर होगा। अब सबसे पहले देखें क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल के लिए हमने ये देखा कि डायगोनल के अलावा बाकी सारी जो है वो एंट्रीज इसकी क्या होनी चाहिए, 0। तो यहां पर ये कंडीशन नजर आ रही है कि देखें ये डायगोनल है, ठीक है, मेन डायगोनल, और इसके जो है ना ऊपर और नीचे सारे एलिमेंट 0 हैं, तो कंडीशन पूरी हो रही है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के लिए हमने ये देखा कि अगर डायगोनल में मेन डायगोनल में सारी एंट्री सेम हो फिर वो स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है। तो यहां पर सेम है, तीनों में देखा जाए तो -6 है, सो ये स्केलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। इसके बाद जी नेक्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी के लिए हमने ये देखा कि डायगोनल में 1 1 होना चाहिए, जबकि 1 1 तो नहीं है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता। नेक्स्ट जी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए हमने ये देखा कि मेन डायगोनल के ऊपर एलिमेंट 0 हो, तो मेन डायगोनल के ऊपर एलिमेंट 0 ही है, तो ये जो है वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है। तो ये हमने लिख लिया जी। अब नेक्स्ट लास्ट है जी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए हमने देखा कि मेन डायगोनल के नीचे जो है ना एलिमेंट 0 हो। अब इसे नहीं, हमने मेन ये देखना होता है, डेफिनेशन इसकी ये है कि मेन डायगोनल के नीचे अगर एलिमेंट सारे 0 हो तो वो मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है। तो यहां पर ये कंडीशन भी पूरी हो रही है। आपने बेसिकली इन दोनों के लिए मेन डायगोनल, अगर लोअर की बात करें तो मेन डायगोनल के ऊपर एलिमेंट 0 होने चाहिए, तो वो 0 ही है, इनको आप छोड़ दें जो भी हो, ये चीज आपने देखनी है। और अपर ट्रायंगुलर के लिए आपने मेन डायगोनल के नीचे एलिमेंट 0 होने चाहिए, वो 0 है, ये जो भी हो वो अलग बात है, ये 0 होने चाहिए, तो ये 0 है। ठीक है जी। तो अभी नेक्स्ट सी को अगर आप देखें तो ये सबसे पहले अगर हम देखें तो क्या ये डायगोनल हो सकता है, क्योंकि यहां पर डायगोनल मैट्रिक्स की पहले बात करेंगे। डायगोनल के लिए ये है कि जी यहां पर डायगोनल के अलावा बाकी सारे 0 हो, जबकि यहां पर 2 है, तो ये डायगोनल नहीं हो सकता। तो डायगोनल नहीं है तो स्केलर भी नहीं हो सकता, क्योंकि स्केलर के लिए फिर ये होता है कि यहां पर जो है एंट्री सेम हो, बाकी 0 हो, तो ये कंडीशन भी पूरी नहीं हो रही। इसके अलावा जी नेक्स्ट देखें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी के लिए ये होता है कि यहां पर जो है ना वो एंट्रीज जो है वो 1 1 हो। जब ये डायगोनल नहीं है, स्केलर भी नहीं है, तो ये आइडेंटिटी भी नहीं हो सकता। अब लोअर और अपर ट्रायंगुलर की बात कर लेते हैं। लोअर ट्रायंगुलर के लिए ये है कि मेन डायगोनल के ऊपर एलिमेंट 0 हो, तो मेन डायगोनल के, ये मेन डायगोनल है, ऊपर एलिमेंट 0 है, तो ये जो है ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है। सो ये हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर के लिए ये है जी कि मेन डायगोनल के नीचे एलिमेंट 0 हो, जबकि 0 तो नहीं है, सो वो नहीं हो सकता। नेक्स्ट सी पॉइंट आगे डी है। डी में सबसे पहले हमने देखना है क्या ये डायगोनल है कि नहीं। डायगोनल के लिए ये है कि डायगोनल में एंट्री जो है वो नॉन 0 हो, बेशक कम से कम एक नॉन 0 नहीं जी, बाकी सारे 0 हो। तो यहां पर कंडीशन पूरी हो रही है जी। देखें डायगोनल में एंट्रीज हैं, बाकी सारे 0 हैं,
तो ये जो है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है। अब डायगोनल के बाद स्केलर, स्केलर के लिए ये होता है जी कि मेन डायगोनल में जो एंट्रीज हैं वो सारी की सारी सेम होनी चाहिए, तो ये सेम ही है, तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। अब स्केलर के बाद आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए होता है कि मेन डायगोनल में जो एंट्रीज हैं वो 1 1 हो, तो तीनों 1 1 है, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हो सकता है। अब जी इसके बाद लोअर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर के लिए ये होता है कि मेन डायगोनल के ऊपर एलिमेंट 0 हो, तो ये देखें मेन डायगोनल के ऊपर एलिमेंट 0 है, इनको आप छोड़ दें जो भी हैं, मेन डायगोनल के ऊपर एलिमेंट 0 हो तो उसको आप लोअर कह सकते हैं, तो यहां पर कंडीशन पूरी हो रही है, सो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। देखिए एक मैट्रिक्स से बहुत सारे नाम हो सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जी के अपर ट्रायंगुलर के लिए हमने ये देखना होता है कि मेन डायगोनल के नीचे एलिमेंट 0, तो यहां पर नीचे 0 ही है, सो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। ठीक हो गया जी। इसके बाद नेक्स्ट ये आ जाता है, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है, तो डायगोनल में एंट्री जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए, अगर 3 है तो कम से कम एक नॉन जीरो, बाकी सारी 0 हो, तो कंडीशन पूरी हो रही है जी, सो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है। डायगोनल के बाद जी स्केलर, स्केलर के लिए ये लाजमी है कि डायगोनल में सारी एंट्री जो है वो एक जैसी हो, जबकि ये डिफरेंट है, स्केलर नहीं हो सकता। आगे आइडेंटिटी के लिए 1 1 होना चाहिए, जबकि वो भी नहीं है, तो आइडेंटिटी भी नहीं हो सकता। आगे जी नेक्स्ट लोअर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए मेन डायगोनल के ऊपर एलिमेंट 0, जबकि 0 ही है, सो ये जो है वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है। इसके बाद जी नेक्स्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर के लिए यह है कि मेन डायगोनल के नीचे एलिमेंट 0 हो, तो यहां पर 0 है, सो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। इसके अलावा जी नेक्स्ट एफ है, तो सबसे पहले क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है, डायगोनल के लिए एक डायगोनल के अलावा बाकी सारी एंट्री 0 हो, जबकि ये 0 नहीं है, तो ये डायगोनल नहीं हो सकता। जब डायगोनल नहीं है तो ये स्केलर भी नहीं हो सकता, क्योंकि स्केलर के लिए ये जो है ना सेम हो, बाकी सारे 0 हो, जबकि 0 नहीं है। आइडेंटिटी भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर 1 1 होना चाहिए, जबकि 1 1 नहीं है, और ये भी 0 नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए ये है कि मेन डायगोनल के ऊपर जो है एलिमेंट 0 हो, जबकि 0 नहीं है, तो ये लोअर भी नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कि मेन डायगोनल के जो है वो नीचे एलिमेंट 0 हो, तो नीचे देखें 0 है, तो ये हमारे पास जो है वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट जी है, सबसे पहले हमने इनमें से देखना है ऑप्शन, तो डायगोनल के लिए ये होता है कि डायगोनल के अलावा बाकी सारी एंट्री 0 हो, तो देखें डायगोनल है भी, क्योंकि कम से कम एक एंट्री ऐसी है जो कि नॉन 0 है, बाकी सारी देखें 0 है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है। डायगोनल के बाद स्केलर, स्केलर के लिए ये होता है कि ये तीनों एंट्रीज अगर 3 है ना तो ये सेम हो, जबकि ये 0 है, तो ये स्केलर नहीं हो सकता। आइडेंटिटी के लिए ये सारी 1 होनी चाहिए, जबकि ये 1 1 नहीं है, तो ये आइडेंटिटी भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए ये है, आगे जी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए ये है कि मेन डायगोनल के ऊपर एलिमेंट 0 हो, तो ऊपर एलिमेंट 0 है, तो ये हमारे पास जो है वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है। इसके बाद जी नेक्स्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का ये होता है कि मेन डायगोनल के नीचे एलिमेंट 0 हो, तो नीचे देखें 0 है, सो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। इसके बाद जी नेक्स्ट क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है, क्योंकि पहले हमने देखना है डायगोनल, तो डायगोनल का ये होता है कि डायगोनल के अलावा बाकी सारी एंट्री 0 हो, तो ये बिल्कुल इसमें ऐसा ही है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है। फिर नेक्स्ट स्केलर, स्केलर के लिए यह है कि जो डायगोनल वाली एंट्रीज है मेन डायगोनल वाली वो सेम हो, बाकी 0 हो, तो यहाँ पर सेम भी हैं, सो ये स्केलर भी हो सकता है। ठीक है जी, स्केलर मैट्रिक्स। इसके अलावा नेक्स्ट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के लिए होता है मेन डायगोनल में 1 1 हो, जबकि 1 1 नहीं है, तो ये आइडेंटिटी नहीं हो सकता। नेक्स्ट जी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर के लिए होता है कि मेन डायगोनल के नीचे जो है ना वो एलिमेंट 0 हो, सॉरी मेन डायगोनल के ऊपर अगर एलिमेंट 0 हो तो वो हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, तो ये ऐसा ही है जी, ऊपर देखें एलिमेंट 0 है, तो ये हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है जी, मैट्रिक्स हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट ये होता है जी अपर ट्रायंगुलर के लिए मेन डायगोनल के नीचे एलिमेंट 0 हो,
ठीक है। तो फिर जो है ना वो अपर ट्रायंगुलर तो ऐसे नीचे भी 0 है। सो ये हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बी है। तो यहाँ पर जी आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कंप्लीट हो जाता है। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है जी, सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज, एंड आइडेंटिफाई विच वन ऑफ देम आर सिमेट्रिक एंड विच आर स्क्यू सिमेट्रिक। तीन चीजें जी, ट्रांसपोज और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। सबसे पहले हम ये तीन चीजें समझ लेते हैं और फिर हम क्वेश्चन 4 को जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, ट्रांसपोज मैट्रिक्स का क्या होता है। ट्रांसपोज ये होता है कि आप रोज को चेंज कर दें कॉलम में, या फिर आप कॉलम को चेंज कर दें रो में। तो एक फंक्शन आप करेंगे, दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाता है। आप चेक कर लें बेशक, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जी, इसमें एंट्रीज कर लें जी 1 2 3 4। अब इसका आप ट्रांसपोज लें, ठीक है। तो ट्रांसपोज के लिए छोटा सा हम ये टी लिख देते हैं उसके ऊपर। तो ट्रांसपोज यहां पर हमने क्या करना है जी, रोज को हम सपोज चेंज करते हैं कॉलम में। तो ये रो है, इसको आप यूं कॉलम की फॉर्म में लिख दें, और ये भी रो है, इसको आप कॉलम की फॉर्म में लिख दें। तो आप देखें ऑटोमेटिकली कॉलम चेंज हो गए रोज में। आपने ये काम किया है ना, तो ये भी हो गया। चेक कर लें बेशक, कॉलम को रोज में, ये कॉलम था, ये देखें रोज में चला गया, ये भी कॉलम था, देखें रो में आ गए। कोई एक काम आप करेंगे, दूसरा ऑटोमेटिकली जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो चलें, ये तो हो गया ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने के बाद आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक भी चेक कर सकते हैं। ये इनका लिंक जो है ना, पहले आप ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, फिर ये दोनों आप फाइंड कर पाएंगे। अब सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक बेसिकली ये होता है कि आप किसी भी मैट्रिक्स का, लेट्स सपोज ए है, अगर उसका आप ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है जी, ट्रांसपोज लेने के बाद भी वो मैट्रिक्स वही रहता है, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक। देखिए सिमेट्रिक वर्ड ही ये बता रहा है, सिमेट्रिक का मतलब है सेम, कि आप उसका ट्रांसपोज लें फिर भी वही रहे। जैसे ये देखें ना, ये सेम नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि ये देखें ये चेंज हो गए। अब ये 1 2 3 4 ऐसे है, ये देखें एलिमेंट्स तो सेम है, लेकिन इसका जैसे ये देखें इस कॉलम में 1 3 है, जबकि इस कॉलम में 1 2 है, तो ये सेम नहीं रहे। तो सिमेट्रिक के लिए ये होता है कि ट्रांसपोज लेने के बाद भी ये वही रहे, तो ऐसे को हम कहते हैं सिमेट्रिक। और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होते हैं कि आप किसी का ट्रांसपोज लेते हैं, ए, लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स ए है, उसका ट्रांसपोज लेते हैं, आता ए ही है, लेकिन साथ उसके -b आ जाता है। ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। इसका जो माइनस है वो आप इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं कि -a, और ये ऐसे भी आ सकता है, ये आपकी मर्जी है। अभी हम देखते हैं जी क्वेश्चन जो ए इसका। सबसे पहले जी हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे और फिर हम देखेंगे कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये ए है, तो मैंने जी इसका ये ले लिया ट्रांसपोज, और इस साइड ट्रांसपोज कैसे होगा कि रो को आप कॉलम में चेंज कर दें। ये रो है ना 2 0, इसको आप बना दें ये 2 0 को ऐसे कॉलम में। नेक्स्ट ये जो रो है इसको भी आप कॉलम बनाएं, और इस रो को भी आप कॉलम बना दें। ठीक हो गया जी। तो आप चेक करें क्या ये जो आपका आंसर है, क्या ये वही आंसर है, यानी कि क्या वही ए है। तो ये दोनों तो डिफरेंट हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये यहां पर हम कह सकते हैं कि अगर ए जो है, ए ट्रांसपोज, यहां पर आप इक्वल ए नहीं कर सकते, ठीक है, यानी कि ए ट्रांसपोज और ए ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो यहां पर जो है ना, ये ना तो सिमेट्रिक है और ना ही स्क्यू सिमेट्रिक है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि ए इज नॉट सिमेट्रिक, यानी कि ए सिमेट्रिक नहीं है, नॉर का मतलब भी नॉट ही है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं है। ये दोनों ऑप्शन नहीं है इसमें। आगे जी नेक्स्ट बी है। सबसे पहले आपने ट्रांसपोज लेना है, तो ये बी का ट्रांसपोज हम लेंगे जी। ट्रांसपोज मीन इस रो को आप कॉलम में चेंज कर दें, तो ये रो कॉलम बन जाएगा 1 6 2 और ये 0। ठीक है जी। आप देखें क्या ये वाला और ये आपस में इक्वल है? तो इक्वल तो नहीं है, ये डिफरेंट हो गए दोनों। ठीक है, तो इसको फिर हम यूं कह सकते हैं कि बी जो है ना, वो बी का ट्रांसपोज और बी आपस में इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो यहां पर ना तो ये सिमेट्रिक बन रहा है और स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं बन रहा, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ये था कि वो इक्वल तो हैं लेकिन माइनस जैसा आता है, ये तो इक्वल ही नहीं है। सो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। सो ये हमने लिख दिया कि बी इज नॉट सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब दोनों जो है ना वो नहीं है। आगे जी नेक्स्ट सी है, और सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो ये सी का ट्रांसपोज कैसे, रो को आपने कॉलम में चेंज करना है। तो ये रो है, इसको आप यूं कॉलम की फॉर्म में लिख दें। इसी तरह ये भी रो है, तो इसको भी आप कॉलम बना दें। तो अब आप चेक करें
क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं? अच्छा, इक्वल के लिए ये होता है कि इनकी जो क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज हैं, क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज मीन इधर 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए, इधर 6 है तो इसी जगह पर 6 होना चाहिए, तब वो इक्वल होते हैं। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि एक भी एंट्रीज अगर ऐसे आगे पीछे है, जैसे 6 है इधर 9 है, तो ये इक्वल ना हुए। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सी का जो ट्रांसपोज है, जैसे ही हमने सी का ट्रांसपोज लिया, वो इक्वल नहीं आया वापस सी के, तो फिर ये यहाँ पर तो दोनों इक्वल ही नहीं है, तो ये ना तो सिमेट्रिक है और ना ही स्क्यू सिमेट्रिक है। सो सी इज नॉट सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। आगे जी नेक्स्ट डी है। सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो डी का जो ट्रांसपोज है वो रो को आपने कॉलम में चेंज करना है। तो यहां पर हमारे पास रो है जी 019, तो इसको हम चेंज कर देंगे कॉलम में 019। ठीक है जी, फिर आगे नेक्स्ट दूसरी जो रो है -1, 0 और 5, इसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया। नेक्स्ट इसको हम कॉलम में चेंज करें तो ये -9, -5 और ये 0। तो ये मैट्रिक्स जो बना है, अगर आप चेक करें तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं? तो इक्वल तो लग रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम एक चीज कर देखें, बाकी एलिमेंट सेम ही है, 0 है, 19, 019 सेम है, लेकिन माइनस का प्रॉब्लम आ रहा है। ये नहीं कि यहां पर माइनस जिसके साथ है यहां पर उसके साथ नहीं है। तो अब यहां पर आप एक काम करें कि यहां पर आप माइनस कॉमन ले लें। ठीक है, आप यूं भी दो आप ऑप्शन कह सकते हैं, या तो आप माइनस कॉमन ले लें या फिर एक माइनस इधर लिख लें, एक माइनस आप मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि आपने ना देखें इधर -1 है, इसको आपने +1 बनाना है यहाँ पे। ठीक है, देखिए -1 है, सॉरी, इसको आपने ना -1 ही बनाना है। आप इसको -1 कैसे बनाएंगे, इसके साथ माइनस आ जाए, तो आप एक माइनस बाय लिख देंगे, एक माइनस सब के साथ मल्टीप्लाई कर दें, एक ऑप्शन ये है। या दूसरा हम यूं कहते हैं माइनस कॉमन ले लें। ठीक है, तो आप देखें 0 है तो ये 0 ही रहेगा, समझ लें माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो इसका माइनस कॉमन चला जाएगा, ये 1 रह जाएगा, इसका माइनस कॉमन 9 रह जाएगा, इसका माइनस है ही नहीं, जिसके साथ नहीं होता वो माइनस बन जाता है। ठीक है, और इसी तरह ये 0, आगे नेक्स्ट +5 हो जाएगा, ये -9, ये -5 और 0 0 ही रहता है। ठीक हो गया जी। एक तो ये कॉमन लेने वाली बात, या दूसरा आप यूं कह सकते हैं, क्योंकि आपने इसके अकॉर्डिंग बनाना था, इसको ये -1 है, ये प्लस है, इसको माइनस बनाना था, बाकी भी इसी तरह। तो आपने क्या किया, एक माइनस इधर लिखा, एक सब के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 0 0 रहता है, ये जो है ना -1 था प्लस हो गया, ये भी -9 था तो प्लस हो गया, अब ये प्लस था तो माइनस हो गया, सेम इसी तरह बाकी। अब आप इस माइनस को तो इसी तरह लिखें। आप देखें ये वाला और ये जो वापस डी वाला है, क्या ये दोनों इक्वल हैं? अब अगर आप देखें तो वाकई ये जो है ना, ये सारा डी वाला ही है, यानी कि इसका हम नाम लिख सकते हैं कि ये तो डी वाला है। ठीक है, और इधर हम लिख रहे थे जी डी ट्रांसपोज। अब देखें डी ट्रांसपोज, अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लें, वापस डी आ रहा है लेकिन साथ माइनस भी आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहां पर हमारे पास ये क्या होगा जी, ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है जी, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसको आप कह सकते हैं। आगे जी नेक्स्ट ई है। इसका सबसे पहले हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो ई का ट्रांसपोज, अब इसके हमने रोज को कॉलम में चेंज करना है। तो ये रो है जी 3 -6 9, इसको हमने बना देना है कॉलम 3, ये -6 और ये 9। नेक्स्ट ये रो है, इसको कॉलम बनाएं, तो ये -6 2 और ये 0। सेम ये एक रो है, इसको कॉलम बनाएं 9 0 और ये 0। तो ये हमारे पास इसका आ गया जी ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज लेने के बाद देखें क्या ये वापस वही ई वाला ही है, तो देखें तो वापस दोनों सेम है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा जो है वो वापस ई है। तो ये जब हमने ई का ट्रांसपोज लिया, वही ई वापस आ रही है चीज, दोनों इक्वल हों, तो दोनों मतलब इक्वल है, इक्वल मीन सेम है, सिमेट्रिक इसको हम कह सकते हैं। तो ये हमारे पास फिर क्या होगा, सिमेट्रिक। तो ई जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक है। आगे जी नेक्स्ट एफ है। इसका ट्रांसपोज लें सबसे पहले, तो रो को आप चेंज करें कॉलम में, तो 9 0 1। ठीक है जी, इसके बाद 0 6 3 0 6 और ये 3 0 0 1, तो ये 0 0 और 1। आप देखें क्या ये और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इक्वल तो नहीं है, देखें क्योंकि यहाँ पर 1 3 है, यहाँ पर 0 0 है, तो आप इनका आपस में इक्वल है, आप इनको नहीं कह सकते। जब इक्वल नहीं है यानी कि एफ ट्रांसपोज है, इसको आप एफ नहीं कह सकते, तो ये आपस में इक्वल नहीं है। तो जब इक्वल ही नहीं है तो ये ना तो आप सिमेट्रिक है और ना ही स्क्यू सिमेट्रिक है। सो एफ इज नॉट सिमेट्रिक नॉट स्क्यू सिमेट्रिक।
अच्छा, एक चीज आप और भी समझ लें जी कि ये इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं। ये जो स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं है कि इक्वल मैट्रिक्स कैसे पता चलता है, तो दो बातें आपने याद रखनी है जी। कि सबसे पहले अगर आपने देखना है कि कोई से दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं या नहीं, तो ये देखें कि उनका अगर आर्डर सेम होना चाहिए। अगर तो आर्डर सेम है तो आप कह सकते हैं जी कि वो इक्वल मैट्रिक्स हो सकते हैं, लेकिन दोनों बातें पूरी होनी चाहिए। एक तो दोनों का आर्डर सेम हो, और दूसरा सेम क्रॉसपोंडिंग इंट्रीज। मैंने वर्ड से ये नहीं कहा कि सेम इंट्रीज, बल्कि मैंने कहा है सेम क्रॉसपोंडिंग इंट्रीज। अब क्रॉसपोंडिंग से क्या मुराद होती है? ठीक है जी, पहले तो देख लें आर्डर। आर्डर देखें, आर्डर मीन इसमें अंदर कितनी रोज हैं जी? 3 रोज हैं, और कॉलम कितने हैं जी? 2। ठीक है, अब सेम केस इसमें भी 3 रोज हैं और 2 कॉलम है। आर्डर तो दोनों का सेम है। अब क्रॉसपोंडिंग इंट्रीज, क्रॉसपोंडिंग इंट्रीज से मुराद अगर इस लोकेशन पर, इस प्लेस पर 3 है तो इधर भी 3 होना चाहिए। इधर 5 है तो बिल्कुल इसी जगह पर इधर भी 5 है। ठीक है, इधर 2 है, इधर भी 2 है। 1 1 7 7 9 और 9 बिल्कुल उसी जगह पर। इसको कहते हैं क्रॉसपोंडिंग इंट्रीज। ठीक है, मतलब इसके बिल्कुल ऑपोजिट उसी जगह पे। ये तब जो है ना मैट्रिक्स दोनों आपस में इक्वल होते हैं। एक और एग्जांपल है जी, हम यहां पर कह सकते हैं कि ए इक्वल है बी के। ठीक है, ए जो है वो इक्वल है बी के। अब नेक्स्ट सी और डी को देखते हैं क्या ये इक्वल हैं कि नहीं। अब देखें आर्डर जो है ना इसका 2/2 है। ठीक है, 2/2। इसका भी आर्डर देखा जाए तो 2/2 है। क्या ये सेम है? तो अभी ये बात तो पूरी होगी, लेकिन ये भी चेक करते हैं। क्रॉसपोंडिंग इंट्रीज, इधर 1 है, इधर भी 1 है, इधर 2 है और इधर 3 है, तो क्रॉसपोंडिंग इंट्रीज आपस में इक्वल नहीं है। सो सी और डी, आप एक भी गड़बड़ हो जाए ना तो आप कह सकते हैं कि सी और डी आपस में यहां पर इक्वल नहीं है। ठीक है, हालांकि इनकी अगर एंट्री सिर्फ देखें 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, एलिमेंट्स तो सेम है, लेकिन वर्ड मैंने सेम एलिमेंट्री या एलिमेंट्रीज नहीं कहा था, बल्कि मैंने क्रॉसपोंडिंग का वर्ड यूज किया है। इधर 1 है तो इधर भी 1, इधर 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए था, जबकि ये डिफरेंट है। सो सी और डी जो है वो आपस में इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है जी, तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था। तो यहाँ पर आपकी ये जो एक्सरसाइज है कंप्लीट हो जाती है। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं। और बाकी जी पढ़ाते हुए कोई चीज़ बुरी लगी तो मैं आपसे माजूरी चाहता हूँ। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।